अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। मैं यामिनी आपकी सोशल साइंस की टीचर वेलकम करती हूं आप सभी का। तो एक बार आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ते जाएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज का अपना ये सेशन। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका आने वाले समय में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं एज यू नो, और आपका एग्जाम तो अब मंथली हो रहा है। तो इस मंथली वाले सेशन में आपको करना क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक ही सॉल्यूशन है कि मैम हमें पढ़ना होगा। लेकिन अब पढ़ें कैसे? मैम 6 महीना तो हमने बर्बाद कर दिया। बच्चों, आज से हम इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं आपकी सीरीज। और ये सीरीज कैसे होगी? तो मैं आपको पहले चैप्टर्स करा दूंगी, जितने भी आपके चैप्टर्स है मैं वन शॉट उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद जो भी उसके क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो एक दिन मैम आके करा देंगी। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, तो फिर एक दिन मैम आके उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगी। और ऐसे करके आपका एक चैप्टर क्लियर। और बच्चों, ऐसे ही हर एक चैप्टर से हम कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? और आप प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको ये सारी अपडेट्स जो है ये मिल सके। ओके बच्चों, तो आज काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन, काफी बड़ा सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। न जाने कितने बच्चों को ये सुनते ही डर लग जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी क्या है और कैसे है। तो आइए, आज मैं आप लोगों के सामने आपके ही बुक के सारे सेक्शंस को लेके आई हूं और बहुत ही क्लियरली तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे अगर हम इस बुक के बारे में बात करें तो इसका नाम क्या है? आप देख पा रहे हैं कि मैम इसका नाम है राष्ट्रवाद। अब आपसे मैं एक बात पूछूंगी कि बच्चों ये राष्ट्रवाद होता क्या है? सबसे पहले तो मैम यही जानना है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो बच्चों, राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं, यहां जितनी बातें लिखी हैं उसको भूल जाइए, बस आप मेरी बात सुनिए। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो बच्चों राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जब आपको किसी देश के प्रति, जब आपको अपने देश के प्रति प्रेम हो जाए, यही राष्ट्रवाद है। बस इतना ही बात है। मतलब अगर आप ये जानने लगे कि अगर हमारे देश के प्रति अगर मेरे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई तो इसी को राष्ट्रवाद कहेंगे। अब ये कैसा प्रेम होना चाहिए? या प्रेम होना चाहिए सही। अब ऐसा नहीं कि हम गलत चीजों के लिए भी कुछ किए जा रहे हैं। राष्ट्रवाद की बच्चों अगर मैं बात करूं तो बहुत ही क्लियरली लिखा है कि आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का फल है। जब हम अपने देश के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे तो यही राष्ट्रवाद की भावना है। और भारत ने भी न जाने कितने राष्ट्रवादियों को जन्म दिया है। यही कहानी यूरोप की है। अब ये बच्चे, अगर मैं बात करूं इस भावना की, तो ये भावना बेसिकली एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में उत्पन्न होती है। मतलब जब एक विभिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उमड़ करके सामने आए तो यही भावना कहलाती है राष्ट्रवाद की। इतनी बातें क्लियर है? चलिए बच्चे, फिर अगला सेक्शन की हम डिस्कस करें। आगे क्या कह रहा है? तो आगे की जो कहानी है ये बेसिकली हमें समझा रहा है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है इसका बीजारोपण कहां से हुआ। तो आप सबको याद होगा बच्चे, राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत मैम एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चे? 1789 में। एक रूलर होता है जिसका नाम क्या था? आप कहेंगे कि मैम जिसका नाम था लुई 16वां। क्या सारे बच्चे को याद आ रहा है? नाम क्या था बच्चे? लुई 16वां। अगर मैं लुई 16वां की बात करूं तो ये बुर्बो राजवंश से था और फ्रांस में न जाने कितने कहरिए बरसा चुका था। इसके बारे में ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे। फ्रांस की क्रांति में आपने देखा कि यहाँ की जनता पूर्णतः परेशान हो जाती है क्योंकि लुई 16वां बड़ा ही निरंकुश शासक था। निरंकुश शासन होने के साथ साथ जनता पे काफी तरह के अत्याचार, पूरे फ्रांस की जनता को टोटल 3 वर्गों में बांट दिया गया था। कौन कौन सा वर्ग? तो आप कहेंगे कि मैम एक वर्ग जो है ये बेसिकली कुलीन वर्ग का आता है। मैम जो दूसरा वर्ग है ये है पादरी वर्ग का। और जो मैम तीसरा वर्ग है ये आती है जनता का। लुई 16वां का ऐसा कहना था कि ना कुलीन वर्ग टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि वो लोग सेना में है, अमीर है, टैक्स क्यों देंगे? लुई 16वां कहता है कि ना पादरी वर्ग टैक्स देगा क्योंकि पादरी तो चर्च में पूजा करते हैं, उनसे टैक्स लेना पाप है नहीं, उनसे टैक्स हम नहीं लेंगे। तो आखिर टैक्स किससे लिया जाएगा? सारा का सारा जो बोझ था बच्चों वो केवल और केवल जनता को भरना पड़ता है। पूरा का पूरा बोझ केवल और केवल जनता भरती है। जनता काफी परेशान आ जाती है इससे। लुई 16वां का आपसे स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन आदमी ऐसा था जो ये बात कहता था? क्या कहता था? कि मेरे द्वारा कही गई सारी बातें कानून है, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। ये किसका कहना है? ये कहना है लुई 16वां का। तो लुई 16वां से जनता यहां तक आके काफी परेशान हो गई है। जो भी इसके कहीं ना कहीं बच्चों आक्रमण है उससे आकर के जनता पूरी परेशान है। तो यहीं पे कहीं आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना जो है ये जगती है किसमें? यूरोप में। अब जब यूरोप के अंदर एक जगह है जिसका नाम है फ्रांस। मैं आपको आगे बताऊं कि जब फ्रांस सीखेगा तो कैसे बाकी यूरोप वासियों को सर्दी खांसी हो जाएगी, ये सब भी हम बातें करेंगे। अगर बच्चों मैं यहाँ के बारे में बात करूं तो राष्ट्रीयता की भावना में सबसे बड़ा योगदान आपसे जो पूछेगा कि यूरोप के राष्ट्रवाद में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो आप कहेंगे मैम नेपोलियन का।
आखिर नेपोलियन ऐसा क्या किया, किसका सबसे बड़ा योगदान हो गया? तो बच्चों मैं सिंपली आपको बताऊं कि जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई 1789 वाली, लुई 16वां को जनता ने भगा दिया, वैसे ही कुछ दिनों बाद ही फ्रांस में एक व्यक्ति आता है, कि हीरो आता है, एक रोल मॉडल आता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये तो देवता था, लेकिन धीरे धीरे करके जब इसकी पॉलिसी आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, उतना बड़ा भी देवता ही नहीं था। तो आइए नेपोलियन को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप सभी को पता है कि अगर हम नेपोलियन की बात करें तो यहाँ पे नेपोलियन जो है ये एक तरह से हीरो बन के सामने आएगा, जब ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि दुनिया के और देशों में भी अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप सबको पता है कि नेपोलियन की सत्ता प्राप्ति होती है, नेपोलियन फ्रांस में बन जाता है शासक। नेपोलियन जब फ्रांस में शासक बनता है बच्चों, तो ये क्या करता है? फ्रांस की कहानी को सुधारने की कोशिश करने लगता है। नेपोलियन की जितनी पॉलिसी है, इसके द्वारा फ्रांसीसी प्रभुता और फ्रांस का जो अधिपत्य है ये पूरे देश में जागने लगता है और दूसरे लोगों में भी देशभक्ति की भावना उभरने लगती है। नेपोलियन का जब पतन हुआ, मतलब अब कुछ होता है ना कि कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों तक प्रभावी बन के नहीं रह पाता, उसका पतन होता ही होता है। तो नेपोलियन का भी पतन हुआ और नेपोलियन के पतन के बाद एक जगह है जिसका नाम है बच्चे ऑस्ट्रिया, ध्यान देना। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे कि मैम ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हुआ क्या बच्चों? तो आप कहेंगे कि मैम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में लोग इकट्ठे हुए, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कि यूरोप में पुनः वैसी व्यवस्था को कायम करना जो पहले से चली आ रही थी, और नेपोलियन ने जो हार गया है, नेपोलियन जो हार चुके हैं, उनकी व्यवस्था को समाप्त करना, ये उद्देश्य है 1815 में लोगों के इकट्ठा होने का। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी स्थिति क्या हुई। बच्चों 1815 की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि कई सारी जो नई नई शक्तियां हैं, ये शक्तियां उभर करके आएंगी। और ये शक्तियां कैसी हैं? तो आप कहेंगे कि मैम ये शक्तियां नेपोलियन के विरोध में हैं। 1815 आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बच्चे, क्योंकि इसी समय होता है वियना सम्मेलन, जिसको हम वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। 1815 वियना सम्मेलन। अब आपसे पूछेगा कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो बहुत क्लियरली याद रखिएगा, मैम ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है इसी ने किया था वियना सम्मेलन का अध्यक्षता। और ऑस्ट्रिया का चांसलर का क्या नाम है? तो बहुत क्लियरली याद रखेंगे कि मैम इसका नाम था मेटरनिक। क्या क्या सीखें? 1815 वियना कांग्रेस कहां पे हुआ? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पे हुआ, इसीलिए इसका नाम वियना सम्मेलन है। और किसने इसकी अध्यक्षता की? तो आप कहेंगे कि मैम मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की। अब यह जो मेटरनिक है बच्चे, ये बड़ा प्रतिक्रियावादी है। ये चाहता है कि दुनिया में फिर से वही राजतंत्र की व्यवस्था हो, राजा जनता का शोषण करे, मतलब पुरानी व्यवस्था को मानने वाला ये आदमी है। इसको नेपोलियन से बड़ा बैर कि जैसे नेपोलियन जाए हम पूरे दुनिया के राजा बन जाएं, ये चाहता है मेटरनिक। अब इस सम्मेलन में यह जो मीटिंग हुआ, तो मीटिंग किसी एक आदमी से तो नहीं होगा, मीटिंग केवल ऑस्ट्रिया से तो नहीं हो जाएगा। तो आखिर मीटिंग में कौन कौन आया? तो बच्चों मीटिंग में आया ब्रिटेन, मीटिंग में आया रूस, मीटिंग में आया प्रसा, मीटिंग में आया ऑस्ट्रिया। ये सारी शक्तियां मिली। तो चार शक्ति है, कौन कौन सी है? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये चार लोग आए और चार लोगों ने बोला कि नेपोलियन काफी गंदा काम कर रहा है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी और इसी हार के बाद बच्चों आप यहाँ पे देखते हैं कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो इतनी बातें आप सबके दिमाग में क्लियर है। और ऐसा ये प्रतीत करता है कि मैम इसका जो उद्देश्य है यूरोप में शांति को संतुलन करना है। लेकिन जो व्यक्ति खुद प्रतिक्रियावादी है, क्या वो शांति व्यवस्था बनाएगा? तो आप इतनी बातें तो समझ गए। क्या क्या अभी तक आप समझे? 1815 किसकी स्थापना? वियना सम्मेलन या फिर वियना कांग्रेस। कहां पे हुआ? ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना। किसने अध्यक्षता की? आप कहेंगे मैम मेटरनिक। कौन कौन इसमें भाग लिया? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? बढ़े आगे, चलिए अगला क्या है। अब यहां पे देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो इसने क्या किया? नेपोलियन के युद्धों को समाप्त कर दिया, पहली बात। और इसके साथ साथ जो भी फ्रांस की देन थी उनका कहीं ना कहीं क्या किया? कहा ऐसी बातें कि जिस जिस क्षेत्रों को फ्रांस ने जीता है उसे मेरे पास वापस कर दो। पहली बात, वियना सम्मेलन के माध्यम से बच्चे यूरोप में नेपोलियन का जो युग चल रहा था, यह है आपका मेटरनिक साहब। जो नेपोलियन का युग चल रहा था बच्चे, इस नेपोलियन के युग का अंत कर दिया गया। और किस युग की शुरुआत हो गई? तो आप कहेंगे कि मैम जो व्यक्ति हीरो बनना चाहता है, फिर से जो जनता का फिर से एक रोल मॉडल बनना चाहता है, और उसका नाम क्या है? आप कहेंगे मैम मेटरनिक। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। क्या क्या आप याद रखेंगे? आप कहेंगे कि मैम जैसे ही मेटरनिक, एक सेकेंड, क्लियर है बच्चों?
आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैम यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया और यहाँ पे मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। इसके बाद अब ये सोचने लगा कि जैसे नेपोलियन ने दुनिया के तमाम देशों पे अपना अधिकार स्थापित किया था, मेटरनिख कोशिश करता है कि ठीक इसी प्रकार से मैं भी क्या करूं, मैं भी दुनिया के तमाम देशों पे अपना वर्चस्व कायम करूं, मैं भी दुनिया के तमाम देशों पे अपना शासन स्थापित करूं। तो मेटरनिख कहां चला जाता है? मेटरनिख चला जाता है इटली, और इटली में बच्चे आप देखेंगे कि इटली को ये कई भाग में विभाजित कर देता है। इसके बाद आपको एक जगह मिलेगा सिसिली और नेपल्स का। सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश हैं वो बेसिकली ये बुर्बो वंश का सम्राट होता है फर्डिनेंड, ये फर्डिनेंड को वहां का शासन दे देता है। इसके साथ साथ जो रोम वाला एरिया है बच्चों, ये क्या करेगा? तो रोम का आसपास का जो एरिया है वो पोप को दे देता है। अब आप कहेंगे मैम पोप कौन है? तो पोप वही होता है जो ईसाई धर्म के प्रधान होते थे उस समय, और वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे, पहले ये होता था कि पादरी जो चाहते थे देश की शासन व्यवस्था वैसे ही चलती थी। तो अब जो बीच का क्षेत्र है रोम वाला, इटली को देखो मेटरनिख ने कैसे कैसे बर्बाद किया है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले नेपल्स और सिसिली का क्षेत्र किसको दे दिया? फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास का एरिया किसको दे दिया? पोप को दे दिया। और इसके साथ साथ और जो बाकी एरिया रह गया उस पे बोला कि एकरा पर तो हम शासन करबो, मतलब इस पे ऑस्ट्रिया शासन करेगा। अब देखिए, अब आगे जब आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बच्चों, ये क्या होगा? अगल बगल हो जाएगा, मतलब पूरा इटली विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये मेटरनिख कहता है कि अब मेरा युग कायम हो गया। कहने का मतलब कि मेटरनिख जो पुरातन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, मेटरनिख जिस कोशिश में था कि वही राजतंत्र हो, जनता का शोषण किया जाए, फिर से वही चीजें यहाँ स्थापित हो जाएंगी। और इस प्रकार अब आप देखिएगा तो जो वियना सम्मेलन का उद्देश्य था, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि किस प्रकार नेपोलियन युग का अंत करें, किस प्रकार से दुनिया में फिर से पुरातन व्यवस्था लाएं, यहाँ पे मेटरनिख आपको सफल होते हुए दिखाई देगा, है ना बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखिएगा तो आप देखेंगे बच्चों कि फ्रांस में जो वियना सम्मेलन हुआ, फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था के स्थापित करने के लिए फिर से कहा गया कि नेपोलियन जब अब चला गया है तो अब फ्रांस में शासन कौन करेगा? फ्रांस में फिर से रूल कौन करेगा? तो जो फ्रांस का पहले वाला वंश है। अब फ्रांस में किस वंश का शासक था? लुई 16वां किस वंश से था? तो आप कहेंगे मैम लुई 16वां तो बुर्बो राजवंश से है। तो अब फिर से बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई और यहाँ पे राजा कौन बन गया? तो 16वां तो था ही, जिसको जनता भगा चुकी थी। 17वां के टाइम में नेपोलियन आ गया था और अब राजा बन जाता है लुई 18वां। तो आप कहेंगे कि मैम नेपोलियन के बाद फ्रांस का जो शासक बना इसका नाम है लुई 18वां। आइए लुई 18वां की बात करें। ये क्या किया बच्चों? लुई 18वां जो था ये कहीं ना कहीं जनता पे जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी उसको थोपने का काम नहीं किया। लुई 18वां ये कोशिश में था कि जो अमीर है और जो गरीब है, बस इन दिनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेट करा दे, दोनों को अगर सेम स्थान पे ला दे तो मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी, मैं खुशी खुशी रह लूंगा। लुई 18वां क्या करता है बच्चों? तो जो प्रतिक्रियावादी है, जो पुराना लोग है और जो नया सुधार देखना चाहता है, इन दोनों के बीच में लुई 18वां कहता है कि हम कैसे करके इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करवा देते हैं, सामंजस्य करवा देते हैं। और इसी उद्देश्य से ध्यान देना 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया जो 1848 तक फ्रांस में चलता रहा। यहाँ पे बच्चों मैं आपको आगे दिखाऊंगी चार्ल्स दसम के बारे में। चार्ल्स दसम के शासनकाल में और भी कुछ परिवर्तन इसके बीच में किए गए जिसकी क्रांति के रूप में हमको 1830 की क्रांति देखने को मिला। तो आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग 1830 की क्रांति के बारे में। 1830 की क्रांति के बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो फ्रांस की फिर से एक क्रांति, और यहाँ पे शासक कौन? आप कहेंगे मैम चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम की आइए बच्चों हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप सारे बच्चों तक क्लियर रहे। अगर आप बुक खोल करके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चों प्लीज कॉपी भी नोट कर लीजिएगा, कॉपी खोल के बैठ जाइए ताकि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम इसमें डिस्कस कर सके। ओके बच्चों, अगर हम चार्ल्स दसम की बात करेंगे तो ये भी काफी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक है, और ये कहीं ना कहीं चाहता है कि फ्रांस में जो नई नई व्यवस्था आ रही है, फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना आ रही है उसको हम दबा सके, ऐसी भावनाओं को समाप्त कर सके। और बच्चे इसने अपने शासनकाल में क्या किया? जो भी सुधार हो रहे थे उस पर रोक लगा दी, कहा कोई सुधार नहीं होगा। इसके बाद ये है, अगर आप एक चीज देखेंगे बच्चों कि जो हमारा असली व्यक्ति होता है ना, गालियां वही खाता है, मतलब हम कहते हैं वही करा दिया। जैसे अगर भारत की ही अभी बात करें, कोई भी घटना होता है हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसी ने गलत कराया है, मतलब हम किसी उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। अब ये सोचता है कि हम बदनाम नहीं होंगे, हम किसी और को बदनाम करेंगे। तो ये क्या करेगा बच्चों? जो लुई यहाँ पे आपको चार्ल्स दसम दिख रहा है, ये चार्ल्स दसम पोलिगनेक, ध्यान देना, पोलिगनेक को क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। पोलिगनेक को बना देता है पीएम। अब पोलिगनेक जो है बच्चे, पोलिगनेक पूर्व में लुई 18वां के द्वारा स्थापित जो एक लॉ होता है ना, सामान्य नागरिक संहिता, कहने का मतलब कि हर व्यक्ति बराबर है,
हर व्यक्ति बराबर है। समान नागरिक संहिता जो लुई 18वां लाया था, जो मैं आपको बताई थी ना कि लुई 18वां दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कराने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये इसके स्थान पे शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, मतलब ये कहेगा कि नहीं, कोई समान नहीं है। जो आदमी अमीर है उसके पास ज्यादा ताकत है, जो आदमी गरीब है उसके पास कम ताकत है। अब जनता काफी भड़क गई यहाँ पे कि अरे भाई, जब हम लोग ऑलरेडी समानता के अधिकार में रह रहे हैं, तब तुम क्यों विशेषाधिकार फिर से लागू कर रहे हो। अब चार्ल्स दसम के प्रति भी जनता नाराज है, पोलिगनेक के प्रति भी जनता नाराज है। अब हो गया क्या बच्चे, तो चार्ल्स दसम क्या करता है, इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया जाता है, जो कि कानून से ही संबंधित होता है। तो 4 अध्यादेश जारी किया और इस अध्यादेश के विरोध में जनता अब यहाँ पे बहुत क्लियरली रूप से जान चुकी थी बच्चों कि ये हम लोगों का समानता छीन रहा है, यहाँ पे फिर से विशेषाधिकार की स्थापना हो रही है। तो जनता यहाँ क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैम जनता पेरिस में क्रांति की लहर दोहरा देती है। पेरिस में बच्चे क्रांति की लहर दौड़ जाती है और फ्रांस में आप देखिएगा कि 28 जून 1830 को गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति। तो आपसे पूछेगा जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मैम चार्ल्स दसम एक व्यक्ति को शासक बना दिया, पीएम बना दिया, जिसका नाम है पोलिगनेक। और पोलिगनेक ने क्या किया, पोलिगनेक ने मैम समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया और वो बोला कि अब विशेषाधिकार होगा, अब जो अमीर आदमी हो उसके हाथों में सत्ता जाएगी, गरीबों का ऐसे ही जैसे पहले चल रहा था वही व्यवस्था। अब जनता इनसे नाराज हो गई और जनता ने क्रांति करने का फैसला लिया, फिर से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और आप कहेंगे कि मैम इसे ही हम लोग जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। जब जुलाई क्रांति हुई तो जाहिर सी बात है फ्रांस की जनता हमेशा से बहुत तैयार रहती है और हमेशा से अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती है। आप देखेंगे बच्चों कि चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग देता है, राजगद्दी छोड़ देता है, इंग्लैंड चला जाता है और फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। इससे पहले बुर्बो राजवंश कब था, लुई 16वां के टाइम। फिर कब आया, लुई 18वां के टाइम। फिर कब अब आ रहा है, अब फिर से चार्ल्स दसम के बाद आएगा। क्लियर, 1830 की क्रांति आपको समझ में आया। चलिए, अब आपको ये चीज तो पता है बच्चों, ये चीज तो आप बहुत क्लियरली जानते हैं कि जब कोई क्रांति होगी तो उस क्रांति का कोई प्रभाव भी होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा मैम। तो इस क्रांति के भी कई सारे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस क्रांति की बात करें, जुलाई की क्रांति की बात करें बच्चों, तो देश में कट्टर राजसत्तावादी का जो प्रभाव था, जो लोग एक तरह से कट्टर अमीर जैसे थे, उनका प्रभाव कम हो गया। पहली बात, वास्तव में बच्चों अगर हम बात करेंगे तो यह जो क्रांति है, यह जो क्रांति है, यह मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन है। इस क्रांति ने क्या किया, तो फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित कर दिया। मतलब जहां पे जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति इतनी जागरूक हो रही थी, वहां पे क्या किया गया, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित कर दिया गया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को सिद्ध कर दिया गया। इसका प्रभाव क्या था, जाहिर सी बात है बच्चे, इसका जो प्रभाव है ये पूरे यूरोप पे पड़ा और यूरोप में फिर से एक तरह से लोगों में अधिकार की भावना जाग गई। यूरोप के देशवासी, बिल्कुल बच्चों, हम कहेंगे कि मैम उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ें। अगली क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूं। चलिए, अब आपने 1830 की क्रांति तो देख लिया, अब ये हिंदी में लिखा है चूंकि, तो मैं आपके लिए इंग्लिश में लिख देती हूँ। आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 1848 की क्रांति के बारे में, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम से ना 3 जगह से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले पूछता है लुई 16वां के बारे में, मतलब फ्रांस की जो क्रांति थी इसने कैसे पूरी दुनिया में क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना फैलाया, तो ये तो आप समझ गए। दूसरी क्रांति 1830 के बारे में पूछता है, इसे भी आप बता सकते हैं। और तीसरी क्रांति 1848 के बारे में, जिसे अभी हम लोग समझ जाएंगे। 1848 क्रांति के बारे में बच्चे बात करें तो यहाँ पे एक शासक है जिसका नाम है लुई फिलिप। क्या नाम है बच्चे इसका, आप कहेंगे कि मैम लुई फिलिप नाम का एक शासक है। लुई फिलिप उदारवादी शासक है लेकिन बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है। और वो क्या किया बच्चों, वो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, उसके जो भी विरोधी थे, मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए, एक व्यक्ति है, यह भी देखो उल्टा काम किया, यह भी खुद गालियां नहीं खाएगा, यह भी एक व्यक्ति को चुन लेगा जिसको ये गालियां सुनाएगा, और इसका नाम क्या है, गीजो। ये गीजो को क्या करेगा बच्चों, आप कहेंगे कि मैम ये गीजो नाम के एक व्यक्ति को पीएम बना देगा। अब
गए गीजो जी पीओ, सॉरी पीएम। अब यह जो गीजो है हम कहेंगे कि मैम ये कट्टर प्रतिक्रियावादी है। गीजो की अगर बात करेंगे तो ये कट्टर प्रतिक्रियावादी है। वह किसी भी तरह का वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरोध है। वो चाहता ही नहीं है किसी प्रकार का सुधार हो। वो चाहता है कि समाज उसी तरह से राजा के शासनकाल में जिए और जनता शोषित होती रहे। ये कौन चाह रहा है? ये गीजो चाह रहे, और लुई फिलिप भी तो ऐसा ही है। अब देखो फ्रांस की जनता कितना झेली है ना, ये उसके पास तीसरी क्रांति है। अब यहाँ पे आप देखिएगा उसे शासन के कार्यों में कोई भी अब रुचि नहीं है, जो अल्पमत में भी था। और यहाँ तक आप ये भी समझिए कि जनता भी इसको पसंद नहीं कर रही है। अरे जनता किसको पसंद करेगी? जो अच्छा शासक रहेगा, जो जनता के भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन जब ये जनता के भलाई के लिए काम ही नहीं कर रहा है तो इसको पसंद कौन करेगा? इसके बाद बच्चे, इसके पास किसी भी प्रकार का सुधारात्मक प्रोग्राम नहीं है। ये चाहता ही नहीं है कि हमारे पूरे जो फ्रांस है इसमें कोई सुधार हो, पहली बात। अब यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों कि ये एक होता है ना आराम वाला राजा, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं है, तो ये किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब स्थिति ऐसी हो जाएगी बच्चों, क्या मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसको, कि पूरे फ्रांस में अगर आप देखिएगा तो आप कहेंगे कि मैम भूखमरी की स्थिति हो गई, बेरोजगारी की स्थिति हो गई, और हर तरफ जनता ने गीजो की आलोचना करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों कि 22 फरवरी 1848, 22 फरवरी 1848 को पेरिस के कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। भोज तो आप समझते होंगे, जाते भी होंगे खाने। जगह जगह बच्चों क्या किए गए? अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। 22 तारीख को होता है, आइए 2 दिन बाद 24 फरवरी को ऐसी स्थिति हो गई कि यह जो लुई फिलिप नाम का व्यक्ति है इसको गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ा। मतलब इसने गद्दी छोड़ दिया और कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इसके बाद नेशनल असेंबली ने जो फ्रांस है यहां पे गणतंत्र की घोषणा कर दी और वहां कहा गया कि अब कोई राजा वाजा नहीं होगा, अब सीधे गणतंत्र की स्थापना है, जनता सरकार चुनेगी। और इसके बाद बच्चे 21 वर्ष से जितने ऊपर के लोग हैं उन सबको वोटिंग का राइट भी दे दिया गया और काम के अधिकार की गारंटी भी दी गई। साथ ही साथ गणतंत्रवादियों के उस टाइम जो नेता थे मार्टिन, और एक नेता है जिनका नाम है लुई ब्ला, ये सब भी क्या करते हैं? तो यहां पे आकर के आप देखिएगा कि मैम ये सब सुधारात्मक कार्यों में फ्रांस के साथ आते हैं। इसके साथ आप देखिएगा कि अब नया राजा जिसका नाम है लुई नेपोलियन, देखो नेपोलियन भी है और लुई भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया और 1848 के बाद फ्रांस में जो शासक बनता है इसका नाम है लुई नेपोलियन। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? चलिए बच्चों, अब इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो अब हमें जानना है कि आखिर इस क्रांति ने क्या किया। तो बच्चों ये क्रांति केवल फ्रांस की व्यवस्था नहीं खत्म की, इस क्रांति ने केवल फ्रांस की व्यवस्था को नहीं खत्म की, बल्कि क्या हुआ, हम बात करेंगे इटली के बारे में, जर्मनी के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में, हॉलैंड के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में, डेनमार्क के बारे में, स्पेन के बारे में, पोलैंड के बारे में, आयरलैंड के बारे में, सारा जगह इस क्रांति से प्रभावित हुआ। मतलब अब फ्रांस, आप सोचिए यह जो हमारा फ्रांस है बच्चों, आप देखेंगे कि फ्रांस ने इतना अपने पास अधिकार और कर्तव्यों की जो एक लिस्ट थी, जनता में जागरूकता पैदा कर दी कि यहां पूरी की पूरी जो जनता है वो क्या हो गई? जागरूक हो गई। केवल एक देश की नहीं, आप देखिए तमाम देश, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इन सारे देश में जनता अब कहने लगी कि नहीं, हमें भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए लड़ना होगा, हमें भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए सरकार से मांग करनी होगी। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया बच्चों? आज के टॉपिक में हमने जाना, हमने समझा, हम क्या क्या जाने। सबसे पहले हमने जाना कि लुई 16वां का जो नीति था, जो पॉलिसी था, वो किस प्रकार का था। जनता जब उन्हें भगा दी, जनता जब उन्हें हटा दी, तब जाकर के शासन आता है नेपोलियन का, और नेपोलियन काफी अच्छा शासक था। नेपोलियन ने कई सारे सुधार भी किए, यह भी आपको पता है। उसके बाद अगर हम नेपोलियन की बात को देखें तो चूंकि जाहिर सी बात है कोई अच्छा शासक होता है तो पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि नहीं है मेरे यहाँ के शासन करे, और दूसरे जो उसके विरोधी होते हैं वह भी परेशान हो जाते हैं। तो 1815 की लड़ाई में वाटरलू का युद्ध होता है और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? नेपोलियन की हार हो जाती है, नेपोलियन हार जाता है और इसी समय वियना कांग्रेस बुलाया जाता है। वियना कांग्रेस में बच्चे आप देखते हैं कि किस तरह ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस, इन सब के लोग इकट्ठा होते हैं और नेपोलियन को कहते हैं कि जो भी तुम्हारा जीता हुआ क्षेत्र है उसे वापस करो। ये वापस हो जाता है। फिर से मेटरनिख क्योंकि आरंभ हो गया, मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का आदमी था, पुरानी व्यवस्था चाहता था। फिर से 1830 में आपने देखा कि किस तरह चार्ल्स दसम के नेतृत्व में कहानी बढ़ती है, जनता विरोध करती है जब समान नागरिक संहिता को हटा दिया जाता है। फिर अगेन आप देख रहे हैं कि मैम यहाँ पे 18 ही साल के अंदर फिर से एक क्रांति है, फिर से फ्रांस की जनता परेशान हो रही है। तो आपने फ्रांस में अभी तक की जितनी क्रांति थी उन सब के बारे में जान लिया, समझ लिया। अगला जो हमारा सेशन होगा बच्चों, इसमें आपके लिए कम से कम 10 मार्क्स
मार्क्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंतर्गत हम कवर करेंगे कि आखिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, तब तक आप ऐसे ही इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अगला सेशन में मैं सब्जेक्टिव करा दूंगी, ऑब्जेक्टिव्स करा दूंगी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आप सभी का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, बाय।